है तो पौवा मगर बोतल का मजा देता है। महाराष्ट्र में मजा देने वाली बातें होती है। तो मेरी कक्षा में एक बच्चा पी के आ गया परीक्षा के दौरान। मैंने कहा यहाँ भी पी के आ गए? बच्चा बोले सर आपने क्यों कहा था हर पेपर में 90 चाहिए। वाइब्रेशन वाली हंसी को प्रणाम करता हूँ। ये लातूर हो सकता था। संदीप जी सफल काव्य पाठ करके निकल गए। कविता में राम, प्रायोजक में राम, मंच पे भी राम, और रुके भी कहा पंचवटी में। क्या बात, क्या बात। हाँ, मगर काव्या जी डरी हुई थी। मैंने बोला क्यों? बोली यहीं से अपहरण हुआ था। मैं बहुत बारीक बात करता हूँ, कभी कभी तो इतनी बारीक करता हूँ कि खुद भी नहीं समझ पाता। तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जो गए उनको भी प्रणाम, जो जा रहे हैं उनको भी प्रणाम। साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली, मगर वो भी सिर्फ आने वाले को रोक सकता है, जाने वाले को नहीं रोक सकता। तो अपन कोशिश भी नहीं करते। तालियां वालियां बजाते रहो, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वही है जो मोदी जी के लिए अमित शाह है। वाह वाह, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। वो तो हमारे कवि मित्र है साहब, शादी हो गई, सुहागरात का मामला था, पत्नी के पास गए, 3-4 मोहब्बत के गीत सुनाए। पत्नी शर्माई, मेरा दोस्त बोले शर्मा मत, ताली बजा। वो वहां पे मांग सकता है तो अपन यहाँ मांग ही सकते हैं। तमाम कवियों में सबसे विलंब से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ, क्षमा भी चाहता हूँ। काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी। हालांकि प्रतीक्षा का दर्द इस देश में अडवाणी जी के बाद मैं ही जानता हूँ। मगर इस देश में प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते बाद में खुलते हैं। 25 साल पहले आके फिल्म में गोविंदा ने गाना गाया था, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। 3 साल पहले पता चला राधे माँ। तो कई सारी बातें। वो तो सुरेश जी गाना आया था 2012 में राउडी राठौड़ में, चिंता था चिता चिता। मतलब समझ में नहीं आया मनोज भाई, तो मैंने उसका बड़े ही दार्शनिक अंदाज में मतलब निकाला कि जो ज्यादा चिंता करेगा उसकी चिता जल्दी सजेगी। मगर वैसा कुछ भी नहीं था। पिछले साल पता चला जब मोदी जी ने 7 चीते देश में लाए, क्योंकि चिंता अक्षय कुमार ने व्यक्त की थी, तो उनके हिसाब से यहाँ पर लाए गए। इस देश में सारी बातें होती रहती है, मगर लायंस क्लब के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक उपक्रमों के लिए कहना चाहता हूँ कि खुशी की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तो प्रणाम करता हूँ। बढ़िया माहौल है। मंच तो हालांकि थोड़ा सा खाली लग गया, और फर्क कोई नहीं पड़ता। शानदार ऐसी शुरुआत काव्या जी ने की, बहुत अच्छी उनकी आवाज, मेरी भी बुरी नहीं है। मैंने पिताजी को बचपन में गाना गा के सुनाया, वो बोले यार तुमको सुन के तो ऐसा करो। पिताजी को सुनाया बचपन में, बोला अरे गहरे को क्या पकड़े, घर पे सुनाओ। पिताजी बोले यार तुम तो रेडियो पे गाया करो। मैंने कहा पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या बोली? पिताजी बोले काहेगा धन्यवाद, उसको कम से कम बंद करते आता। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, हारमोनियम खरीदा और सीधे पहुंच गया ए.आर. रहमान के पास, उनको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहाँ
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मगर कॉन्फिडेंस संदीप जी जैसा कॉन्फिडेंस अपना भी तगड़ा साहब, हार फिर भी नहीं मानी। अब तो तब हो जब रात के 2:30 बजे मित्र ने उसके घर पे गाने के लिए बुला लिया। मैंने कहा तेरे पड़ोसी गाने को सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? बोले उनका क्या है, उनका भी कुत्ता रात भर। बढ़िया। कभी मैंने कुछ कहा है क्या? मगर हिम्मत सुरेश जी इसलिए कायम रहती है क्योंकि इस देश में आप देखते हो प्रतियोगिताएं गाने की कितनी है। सारे गामा, लिटिल चैम्प्स, इंडियन आइडल, फलाना ये वो। अपन भी चले गए, वापिस आए तो चेहरा उतरा हुआ था। मनोज भैया ने पूछा, बोले क्यों उतरा हुआ है? मैंने कहा भैया दूसरा नंबर आया। मनोज भाई बोले नाराज क्यों होता है, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। और मैंने कहा क्या खतरनाक तरीका है समझाने का। इन्होंने अगला प्रश्न किया, बोले कितने प्रतियोगी आए थे? मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था? मैंने कहा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया। अरे संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक? संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक? पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी को मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को न मिक्स कीजिए। तो कहीं ना कहीं संगीत की बात करते समय हमें मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। नाला जानते, आदरणीय जानते हैं, मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने गर्व के साथ कह रहा है, काम मेरा रोज का। वो तो 30 साल पहले शब्बीर कुमार ने भी गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई कारण तो था? यहाँ तो काम मेरा रोज का, नो रीजन ऑल सीजन। ये स्थितियां हो गई इस देश में। मामले मनोज भाई इतने ज्यादा बदल गए। शादी जैसी बात पर देखो साहब, करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद किए जा रहे। प्री वेडिंग हो रहा, साला गनीमत है, पोस्ट वेडिंग नहीं होता। क्या बात, क्या बात। बड़ी चिंता का विषय हो रहा है आजकल सारे मामले। पहले साहब अरबों रुपए आजकल। पहले तो क्या है, 3 गानों में शादी निपट जाती थी। पहला होता था आज मेरे यार की शादी है, दूसरा होता था बहारों फूल बरसाओ, तीसरा होता था बाबुल की दुआएं लेते। इन 3 में निपटे तो निपटे, नहीं तो चौथे में तो निपट ही जाता था, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा। मगर अब तो सारा मामला डीजे वाला। शादी के मुहूर्त डीजे वाला खाली है क्या, ये देख के तय किए जा रहे। बाराती भी नाच रहे, दीवारी भी नाच रही। खुद दूल्हा घोड़े पर से उतर कर, घोड़ी पर से उतर करके नाच रहा है। गाना भी कितना खतरनाक, नायक नहीं खलनायक हूं। दुल्हन वाले परेशान, अपना सिलेक्शन तो गलत नहीं हो। घोड़ी भी बेचारी खड़े खड़े सोचती रहती है, मैं भी किन गधों के बीच में। हाँ, ये स्थितियां हो जाती है। संदीप जी बहुत सारी बातें, पारिवारिक बातें कर करके गए, हालांकि इतनी नहीं करनी चाहिए। हालांकि आदमी बाहर कितना भी बड़ा विवेकानंद बने, घर में उसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं होती, सबको ही मालूम है। ये तो मतलब पूरी जगजाहिर बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसको कोई नकार ही नहीं सकता। आप उदाहरण दे दो, उदाहरण देना चाहता हूँ, दूरबीन लेके बाजार में जा, सब्जी लेके घर पे आ, एक ही बात सुनने को मिलती, कुछ भी लेके आओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब्जी वाले ही कुछ भी लेके आते। मेरे को भी ऐसा ही बोला है, तुमने कुछ भी लेके आते। मैंने कहा तेरे को भी मैं ही लाया। फिर उसको लगाया, मामला बिगड़ रहा। उसने बोला मेरे कहने का मतलब ये है, तुम बड़े भोले हो, तुमको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तुम्हारे पिताजी ने की, मगर एक पारिवारिक आनंद होता है। और
हम सारे भुक्तभोगी है। जगदीश जी जानते हैं, आज सम्माननीय किरण जी जोशी का, जिनके साथ कई बार हम लातूर में पहले भी आ चुके हैं, राधे श्याम जी को भी याद कर रहे थे, जगदीश जी को याद कर रहे थे। विशेष तौर से उन्होंने प्रणाम भी कहा है कि जरूर कहना कि नमस्ते कहना, शेर अभी जिंदा है। हाँ लगातार, हाँ टाइगर का क्या है, शेर उससे बड़ा है, राजा होता है जंगल का। और वैसे भी लायंस के सामने गाय को टाइगर की बात कर, शेरों की जाए, शेरों के सामने ये ज्यादा अच्छा है। मगर स्थितियां ऐसी सारी हो जाती है। हद तो तब हो गई सुरेश जी, तो मैं अपने ससुराल में 21 दिन रह गया। मेरी सहन शक्ति को प्रणाम करना है। 22वें दिन सासू माँ तिलक करने के लिए आई है। मैंने कहा किधर की तरफ मुंह करना है? सासू माँ बोले अब अपने घर की तरफ ही कर। मगर हद तो तब हो गई जब रात के 2:30 बजे ससुराल पहुंचा और सासू माँ से कहा खतरनाक भूख लगी है, खाने में कुछ है क्या? सासू माँ बोले हाँ सब्जी है, 2 रोटियां है। थाली लगा करके लाई तो सब्जी थी और एक ही रोटी थी। मैंने कहा गलत बात सासू माँ, आपने 2 रोटियों की बात कही थी, आपने एक ही रोटी क्यों लाई? इस पर सासू माँ का जो उत्तर है वाकई में लायंस के संस्कारों का, लातूर के संस्कारों का, सभ्यता का उत्तर लगे तो यहाँ से लेके वहां तक ताली बजनी चाहिए। मैंने कहा सासू माँ गलत बात, 2 रोटियों की बात हुई थी, आपने एक ही रोटी क्यों लाई? सासू माँ बोली आप हमारे दामाद है, आपसे ये भी तो कहना पड़ेगा एक और लीजिए। राठी जी बैठे हुए थे साफ शुरुआत में, कितनी अच्छी पंक्तियां। वाकई में बड़ों का होना जरूरी है घर में। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूख गए तो फिर जलाने के काम आए, और तलवार की मयान को कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम। इस मयान का घर में होना बेहद जरूरी होता। ये तो याद आता है, वो बच्चे ने देख लिया दादाजी को बालों को डाई करते हुए, बोले दादाजी क्या कर रहे हैं? बोले बेटा उम्र को कम करने की कोशिश कर रहा। बच्चा अंदर भागा, चूना लगा करके आया। दादाजी बोले तूने क्या कर लिया? पोता बोले दादाजी घर में कोई तो बड़ा होना चाहिए। ये आज की पीढ़ी है, इस पीढ़ी का क्या दोषारोपण करे, सारे मामले चलते रहते हैं। मगर आज की पीढ़ी है, पढ़ाने के हमारे अनुभव होते हैं, कुछ चलते रहते हैं। मगर मुझे याद आता है कि एक बाबा जी एक गांव में चले गए, एक बच्चे से पूछ लिया मंदिर जाने का रास्ता किधर है? बच्चा बोले दाएं जाके बाएं घूम जाओ मंदिर आ जाएगा। बाबा जी बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वहां पे आना। बच्चा बोले वहां क्या है? बाबा जी बोले मैं प्रवचन देने वाला हूँ। बोले उसमें क्या होने वाला है? बोले मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं। वो कब बताओ? हाँ मगर ये बातें वो बातें बच्चे कभी कभी सुरेश जी अच्छी बात कहते हैं। वो तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछ लिया कि पिताजी ये त्योहार हमसे हर साल क्यों रूठ जाते हैं? मैंने कहा कैसी बात करता है यार, त्योहार फेस्टिवल्स हमसे कहाँ रुक जाते हैं? बच्चा बोले तभी तो इनको हर साल मनाना पड़ता है। वाह वाह। तो मनाना के बीच की जो महीन कहीं ना कहीं लकीर है, वाकई हमने वहां तक पहुंचना चाहिए। ये तो आज मैं लातूर आने के लिए अपने घर से निकल पड़ा, बच्चा रहा खड़ा के खड़ा, मेरे पैर ही नहीं पड़ा। मैंने कहा क्यों रे संस्कार भूल गया क्या? सबक भूल गया क्या संस्कार वाला? वो बोला पुष्पा देख के आया हूं। अभी पंक्ति भी बताना पड़ा। बच्चे वहां तक पहुंच गए हैं, इसलिए उनको प्रणाम ही करना चाहते हैं। मनोज जी भी जब पढ़ रहे थे तो बिटिया सामने थी, मातृशक्ति अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर है। बेटियां आज के दौर की यहाँ पर बैठी हुई है। एक दौर था जहाँ कि बेटी को टेंशन के बराबर समझा जाता था। मैं तो कहता हूं कि बेटी टेंशन के बराबर नहीं, बेटी टेंशन के बराबर है। उसे सहज कर रखना चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुर्गा उसके भीतर अवतारित होती है, जब उससे सम्मान दिया जाएगा। बात कर रहा था मैं कहीं ना कहीं मातृशक्ति की बात कर रहा था, घर की बात कर रहा था, सब्जी की बात कर रहा था। हमारे संजय जी कहाँ चले गए, जिन्होंने हमारा स्वागत किया जब मैं आया? तो क्या सरने क्या उजड़े राजुड़े संजय जी नाम है ना? हाँ संजय जी राजुड़े। अपने अपने अनुभव होते हैं, हालांकि हम तो संजय जी करके ही जानते हैं उनको। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में पिछले दिनों मिले, बिल्कुल भाभी के साथ हाथ में हाथ पकड़ करके। मैंने कहा संजय जी कमाल है, आज के दौर में इतना अच्छा प्यार।
बोले काय का प्यार, हाथ छोड़ा कि साड़ी की दुकान में घुस जाती है। बहुत अच्छे। विशेष साड़ियों को इसलिए लाया है साहब कि कहीं ना कहीं बात हमारे सम्मान की होती है साड़ी के माध्यम से। तो बोले ऐसा भी होता है। मुझे भी कहा था पत्नी, लातूर जा रहे हो, मेरे लिए अच्छी साड़ी लाना। मैं भी आया साहब, समय हालांकि ज्यादा हो गया था, उसमें भी समय निकाल करके दुकानदार के पास गया। बोला साड़ी दिखाओ। दुकानदार ने मुझसे खतरनाक सवाल किया, बोले भाभी के लिए चाहिए, अच्छी वाली बताओ। मगर साड़ी, इस पर क्या कविता निकल करके आ सकती है। हालांकि काव्या जी की उपस्थिति इस कविता के समय चाहिए। ठीक है, उसका रोना तो उनके हंसने से अच्छा ही है, दिक्कत नहीं है, बढ़िया। यूं लगा आपका अनुभव कविता के माध्यम से। थोड़ी देर के लिए आपके साथ देखिए साहब, हास्य से चिंतन की तरफ ले जाने की कोशिश मैं करता हूं आपका अपना महाराष्ट्र का। कहीं ना कहीं कवि क्या कहता है कि यूं लगा किसी जंग में गया, जब मैं साड़ियों की दुकान पर पत्नी के संग में गया। दुकानदार दिखे नहीं, ढेर इतना बड़ा हो गया। 10 मिनट में साड़ियों का हिमालय खड़ा हो गया। 20 मिनट बाद हिमालय की बुनियाद को हिलाकर एक साड़ी निकालकर पत्नी ने हमसे पूछा, कैसी लग रही है, बताना सच्ची सच्ची। हमने जल्दी मुक्त होने के भाव से कहा, बहुत अच्छी। हमने जल्दी मुक्त होने के भाव से कहा, बहुत अच्छी। तुरंत उत्तर सुनकर, प्रॉब्लम ये भी है, तुरंत उत्तर सुनकर पत्नी बोली तुनक कर, तुमको तो कुछ भी अच्छा लगता है। तुरंत उत्तर सुनकर पत्नी बोली तुनक कर, तुमको तो कुछ भी अच्छा लगता है। मैंने लगातार 1 मिनट उसको देखा और कहा, ठीक कह रही हो, मुझे कुछ भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर आधा घंटा ये खोज मुहिम चली, ना पत्नी को साड़ी, ना हमें मुक्ति मिली। कोई पसंद भी आ जाए तो वही पुराना लफड़ा, इस प्रिंट में वो कलर, उस कलर में ये कपड़ा। कोई पसंद भी आ जाए तो वही पुराना लफड़ा, इस प्रिंट में वो कलर, उस कलर में ये कपड़ा। टूट रहे थे मुक्त होने के हमारे सारे भरम, पहले सिल्क आई, फिर बनारसी, फिर कांजीवरम। टूट रहे थे मुक्त होने के हमारे सारे भरम, पहले सिल्क आई, फिर बनारसी, फिर कांजीवरम। आखिर एक साड़ी को देखने में पत्नी ने ज्यादा समय लिया तो दुकानदार ने उसी का गुणगान शुरू किया। दाम पूछने पर बोला दुकानदार, ज्यादा नहीं, केवल 5000। पत्नी बोली कोई डिस्काउंट? दुकानदार बोला फिक्स है अमाउंट। अब यहां से देखिए कविता। दुकानदार बोला फिक्स है अमाउंट। इस बार पत्नी ने दुकान को नहीं, दुकानदार को देखा और ग्राहकीय भाषा का भारतीय जुमला फेंका, क्या भाई साहब, हम तो हमेशा ही आते रहते। इस बार पत्नी ने दुकान को नहीं, दुकानदार को देखा और ग्राहकीय भाषा का भारतीय जुमला फेंका, क्या भाई साहब, हम तो हमेशा ही आते रहते, क्या आपकी दुकान हमारे लिए नहीं है? दुकानदार बोला मैडम क्षमा कीजिए, दुकान की कल ही ओपनिंग हुई है। दुकानदार बोला मैडम क्षमा कीजिए, दुकान की कल ही ओपनिंग हुई है। कुल मिलाकर के पत्नी से अगर रिश्ते आपके तंग है तो साड़ी उसे मनाने का सबसे बेहतरीन ढंग है। साड़ी सम्मान है, साड़ी आदर है, साड़ी नन्हे बच्चे की सबसे भरोसेमंद चादर है। साड़ी सम्मान है, साड़ी सम्मान है, साड़ी आदर है, साड़ी नन्हे बच्चे की सबसे भरोसेमंद चादर है। केवल 6 गज लंबा कोई वस्त्र नहीं है ये लज्जा की ढाल है, मादक शस्त्र नहीं है ये। इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। काव्य के मर्मज्ञ मेरे सामने बैठे हैं, एक पंक्ति में कबीर जैन ने साफ बात करने की कोशिश की है। इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। रास्ता हो या जीवन हो, संभल के चलना पड़ता है। बहुत अच्छे। इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। रास्ता हो या जीवन हो, संभल के चलना पड़ता है। इसके पल्लू का
एक एक पहलू होता कितना सुखदायक है। अगली पंक्ति सीधे सबको बचपन में ले जाने की कोशिश है। इसके पल्लू का एक एक पहलू होता कितना सुखदायक है। माँ की फूंक से गरमाया पल्लू आंखों का दर्द निवारक है। बहुत अच्छे। माँ की फूंक से गरमाया पल्लू आंखों का दर्द निवारक है। लिख करके कविता हमने पत्नी को सुनाई। पत्नी बड़े प्यार से हमारे पास आई। बुरी साड़ी के रंगों से ज्यादा मुझे आपके प्यार का रंग भाया है। पता चला है चौराहे की दुकान पर साड़ियों का नया स्टॉक आया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पानी ही है, पानी पी पी के सुनाऊंगा। तो सुनाना पड़ता, इस देश को नेता चला रहे या बाबा चला रहे। 5 साल पहले भारत के हर घर से सुबह 4:30 बजे से फुसफुस की आवाज, योगा, न जाने क्या होगा। हमारे मोहल्ले में तो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे शीर्षासन को लेकर। एक कह रहा था बड़े फायदे, एक कह रहा था नुकसान है। तो नुकसान वाले ने फायदे वाले से पूछ लिया, बोले शीर्षासन का क्या फायदा हुआ? बोले यार बहुत दिन से झंडू बाम की शीशी नहीं मिल रही थी, अलमारी के नीचे मिल गई। वाह यार गजब का फायदा है। तो फायदे वाले ने नुकसान वाले से पूछ लिया, बोले तुझे शीर्षासन का क्या नुकसान हुआ? बोले यार मैं कॉलोनी के पार्क में शीर्षासन कर रहा था, लोगों ने पीट दिया। बोले क्यों पीटा? तो तू अच्छा काम कर रहा था। वो बोले मैं मद्रासी हूँ। ताली बजनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो अनुभव न जाने कहाँ कहाँ आ जाती है। तो जंगल में चले गए, चमगादड़ होता है, मराठी में वटवागू कहते हैं, आप सभी जानते हो। वो डाल पर हमेशा उल्टा लटका हुआ होता है। मैं गया तो सीधा बैठ गया। कैसे क्या रे, कमाल हो गया? नहीं, बोले अपने वाला शीर्षासन। जंगल तक पहुंच गया गए हो। मगर कहीं ना कहीं अच्छी बात है तो पहुंचनी भी चाहिए। मगर मेरा आक्षेप क्या है, कविता के माध्यम से देना चाहता हूँ जी, मगर कहीं ना कहीं ये पंक्तियां भी साथ में आनी ही चाहिए। जहाँ मराठी की बात होती है कि गालात कुणी हसलं पाहिजे, क्षणभर बोलत बसलं पाहिजे, असं निदान काहीतरी आपल्यामध्ये असलं पाहिजे। अच्छी बात पहुंचनी चाहिए मनोज भाई, है ना? कि दुनिया में जितने प्रकार नहीं है रोग के, उतने तो आसन आ गए योग के। दुनिया में जितने प्रकार नहीं है रोग के, उतने तो आसन आ गए योग के। चारों तरफ देखो योगा का ही गुणगान है। योग योग नहीं जैसे रामबाण है। हमारे पड़ोस में एक दमे का मरीज बुढ़ा मर गया। मैं उसके घर गया, उसके बेटे से पूछा अचानक कैसे क्या हो गया महाराज? बेटा बोला इनके कमरे से आ तो रही थी तेजी से सांस लेने की आवाज। मैंने कहा अगर तुम वक्त पे कमरे में चले जाते तो हो सकता था पिताजी बच जाते। बेटा बोला हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे हैं, हमको लगा कपाल भाती कर रहे। बोले हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे, हमको लगा कपाल भाती कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में 75 साल के बुजुर्ग के यहाँ पैदा हुए जुड़वा बच्चे। मैंने कहा दादाजी बहुत अच्छे। सुनकर बच्चों के नाम को मारे खुशी के योगा करने लगे मेरे रोम रोम। एक का नाम अनुलोम था, दूसरे का विलोम। एक का नाम अनुलोम था, दूसरे का विलोम। मैंने कहा दादाजी ये तो आसनों के नाम है। दादाजी बोले बेटा जिनके परिणाम है उनकी नाम है, जिनके परिणाम है उनके ही नाम है। एक हमारा पियक्कड़ मित्र जिसने जीवन के सारे सुखों को भोगा, अब जाके ज्वाइन किया योगा। पिछले दिनों मिला, चेहरा था खिला खिला। मैंने कहा और क्या हाल है? बोले सब बाबा का कमाल है। अब मैं उल्टी स्थितियों में भी खुशी के साथ जी सकता हूँ। अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूँ। अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूँ। आखिरी 2 पंक्तियां साथ में ले जाना। अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूँ। तो साहब मैं भी जानता हूँ कि योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है। मुझे भी पता है कि योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है। मगर योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। और उद्योग होने आइए
कविता देना चाहता हूँ जिस कविता के कारण पहचान है। कहीं ना कहीं लातूर में पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, मेरी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि कविता है। एक कविता के साथ समापन करना चाहता हूँ, मगर दिन भर का सफर करने के बाद भी, हालांकि कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण आने में विलम्ब हो गया, बहुत जरूरी काम था। वो जो थकान थी, कहीं ना कहीं आपने जो प्रतिसाद दिया है, आपकी जो तालियां है, आपका जो प्रेम है, मैं उसको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कविता देना चाहता हूँ, विशेष तौर से इसलिए देना चाहता हूँ कि सामाजिक कार्यों के लिए लाइन जाना जाता है, और एक तरफ कुछ लोग ऐसे भी है जीवन में जिन्होंने सब कुछ कमाया मगर सोशल वर्क के नाम के कहीं कुछ नजर नहीं आता। मेरा इशारा अमिताभ बच्चन की ओर है। इस उम्र में उनकी जो व्यस्तता है, मैं उनकी व्यस्तता को प्रणाम करता हूँ, मगर दुख तब होता है जब उनकी व्यस्तता का कोई भी पहलू किसी सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। उनकी व्यस्तता से सिर्फ व्यावसायिकता की बदबू आती है, किसी सामाजिक कार्य की खुशबू नहीं आती। मैं अमिताभ से कहना चाहता हूँ कि इस देश की जनता ने तुम्हें सच्चा प्यार किया है, इस सच्चे प्यार के बदले में उन्हें झूठे विश्वास मत दो, क्योंकि इस देश की जनता तुम में जो अभिनेता है उससे प्यार करती है, तुम में जो नेता है उससे प्यार नहीं करती। निवेदन कर देना उनकी जरूरी समझता हूँ, मैं मन से वाला नहीं हूँ सुरेश जी, मगर कविता मन से लिखी है, दिल से। उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा, आइए जड़ से मिटाए पोलियो। अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा, पेप्सी पियो। उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा, आइए जड़ से मिटाए पोलियो। अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा, पेप्सी पियो। हमने कहा, यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। वाह, हमने कहा, यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। अमिताभ तुम कहते हो बोरोप्लस लगाओ, फटे होठों को सुंदर बनाओ, टेंशन अनिद्रा का खत्म करो खेल, रोज लगाओ नवरत्न तेल। कहते हो च्यवनप्राश खाओ जरूरत है, अरे तुम क्या खाप जानो हमें किन बातों की जरूरत है। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मोहब्बत है, या होत नहीं जिंदगी फटी है, टेंशन अनिद्रा में सारी उम्र कटी है। हमारा पेट हाजमोला का नहीं 2 रोटियों का मोहताज है, और एवरीडी टॉर्च से दूर नहीं होगा ऐसे अंधेरों का राज है। अमिताभ, हमारा दर्द कभी चुटकियों में नहीं मिट पाता है। अमिताभ, हमारा दर्द कभी चुटकियों में नहीं मिट पाता है, बस नए दर्द के आने पर पुराना हट जाता है। बस नए दर्द के आने पर पुराना हट जाता है। तुम कहते हो रंग लगाओ दीवारों पर, अगर घर में है कोई त्योहार। अगली पंक्ति, अमिताभ के दोनों बंगलों के नामों के साथ अगर कपिल जैन का उचित व्यवहार है तो आपका आशीष मुझ तक पहुंचना चाहिए। तुम कहते हो रंग लगाओ दीवारों पर, अगर घर में है कोई त्योहार। तुम्हें हम कैसे बताए कि हमारे घर में सिर्फ प्रतीक्षा होती है, जलसा नहीं होता मेरे। तुम वाकई में जानते ना कि क्या है हमारी जरूरत, तो हम भी नहीं करते सब लिखने की जरूरत, पर ये जरूरत हमने की है, क्योंकि जब जब कभी मुसीबतों ने इस देश पे कहर ढाया है तो दानदाताओं की सूचियों में तुम्हारा नाम कहीं नजर नहीं आया है। ना ही तुमने पिताजी की याद में कोई अस्पताल खोला है, अरे तुमने तो सिर्फ मधुशाला की पंक्तियों को महफिलों में बोला है। अमिताभ, सुना है आजकल तुम कई बीमारियों से त्रस्त हो, उम्र के इस पड़ाव में भी बहुत ज्यादा व्यस्त हो। हम भी चाहते हैं तुम्हारी व्यस्तता बनी रहे, उपलब्धियों सम्मानों से जिंदगी सजी रहे, पर कभी तो वास्तविकताओं से कल्पना का आवरण हटा के देखो, और दर्द को मिटाने का दावा करने वाले किसी के आंसू मिटा के देखो, बना के बता दो किसी बिखरी हुई जिंदगी को जीने के लायक। उस दिन हम भी तुझे शान से कहेंगे महानायक। वाह वाह, आखिरी पंक्ति, उस दिन हम तुझे शान से कहेंगे महानायक। अमिताभ, हम जानते हैं आज तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, हीरे है, मोती है। हमें पता है आज तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, हीरे है, मोती है, पर याद रख कफन में जेब नहीं होती है।